तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं रिवेंज ऑफ ईएफएम का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। जिसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि इसका पहले के एपिसोड में कि जो नानकोंग लिन थी और जो सर्वेंट हुआंग था वो वहाँ पर बाकी सब बंदर को रोक रहे थे ताकि ईएफएम वहाँ पर अपना काम कर सके। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो नानकोंग लिन थी वो फाइट करते करते बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी और जो हुआंग था वो वहाँ पर फाइट नहीं कर रहा था। तो यह सब देखकर हुआंग अपना पावर यूज़ करना चाह रहा था, लेकिन जो लिन थी उसको रोक देती है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर इसने अपना पावर यूज़ किया तो जो इटर्नल फ्लेम है वो इसको पूरा जला के राख कर देगा, वो फ्लेम को सप्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो हुआंग यहाँ पर बोल रहा था कि मैं यहाँ पर कुछ भी करके इन लोग को रोकना चाहता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा पावर है तुम सप्रेस हो चुकी हो और जो मास्टर है वो अभी भी वहाँ पर अंडर में है, तो मुझे यह करना पड़ेगा। तो यह सब चीज़ देखकर वहाँ पर सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी एक बंदा बोल रहा था कि देखो हम लोग यहाँ पर 9 बंदे हैं और हम लोग सब जंसवान रिलम के टॉप पर हैं, तो अगर तुम हम लोग से फाइट करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए वाकई में मुसीबत का बात है, क्योंकि तुम हम लोग को साथ में नहीं मार सकते हो। तो मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ से साइड हो जाओ। लेकिन जो हुआंग था ये सब मारने को तैयार नहीं था, बोल रहा था कि अगर तुम्हें यहाँ पर ईएफएम को मारना है तो मेरे डेड बॉडी के ऊपर से होके जाना पड़ेगा। और फिर तभी वो वहाँ पर अपना कोई सीक्रेट टेक्निक यूज़ करता है, जहाँ पर उसका ब्लो तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कुछ ज़्यादा वहाँ पर हरकत नहीं होता है। तो देख के वहाँ पर सब लोग उसका टेक्निक का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से ज़मीन के नीचे से एक डेमोनिक हैंड बाहर आता है और फिर उन पर अटैक करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डेमोनिक हैंड कहीं पर से भी अपीयर हो जा रहे थे और कहीं पर भी गायब होकर किसी पर भी अटैक कर रहे थे। जहाँ पर एक बंदा उसका अटैक को नलिफाई करते हुए बोल रहा था कि इसका पावर वाकई में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम देखते हैं कि उसने उस डेमोनिक हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो देखकर हुआंग वहाँ पर और ज़्यादा डेमोनिक हैंड को अपीयर कर लेता है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा तो है उसके सारे डेमोनिक हैंड से बच जाता है। जहाँ पर वो डेमोनिक हैंड की संख्या कम हो रही थी तो एक बंदा अपने उस साथी को बोल रहा था उस डेमन से दूर होने के लिए, जहाँ पर वो बंदा इसके लिए कोशिश करता है, लेकिन वो साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी डेमोनिक हैंड आ रहे थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पर हम हुआंग का सीन देखते हैं जिसके हाथ में इंटरनल फ्लेम जो है फैलने लगता है उसको जलाने के लिए। जहाँ पर लिन को ये पता चल गया था कि हुआंग अब कुछ ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता है, जहाँ पर उन लोग बंदे को भी समझ में आ जाता है कि अब जो है उन लोग इसको सप्रेस कर सकता है, लेकिन उन लोग को यह काम जल्दी से करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हर्ब्स जिसकी मदद से इन लोगों ने इस इटर्नल फ्लेम के पावर को सप्रेस करके रखा है उसका टाइम ख़त्म हो रहा है। जहाँ पर उन लोग तीनों एक साथ हुआंग पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पर लिन हुआंग को समझाने का कोशिश करती है यहाँ पर से हटने के लिए। लेकिन हुआंग बोल रहा था कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम लोग को जाना पड़ेगा ईएफएम के पास तो मेरे डेड बॉडी पर से होकर, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने उन सारे शॉट को अपना पावर यूज़ करके रोक लिया था। तो यूज़ करने के कारण हम देखते हैं कि उसका जो इटर्नल फ्लेम था उसको पूरे बॉडी पर कब्जा कर लेता है, वो पूरे बॉडी पर फैल जाता है। जहाँ पर लिन उसको रोकना को कह रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो बोल रहा था कि मास्टर को कहना कि मुझे माफ़ कर दे यह घटिया काम के लिए। और फिर तभी वो अपना पूरा पावर यूज़ करके वहाँ पर उन सब के अटैक पर अटैक करता है, जहाँ पर उन सबको वहाँ पर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और वो लोग दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि हुआंग के बॉडी के चारों तरफ वहाँ पर इटर्नल फ्लेम अपीयर हो गया था। लेकिन तभी नीफेंग आके उस हुआंग को बचा लेता है और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सब लोग को लग रहा था कि उन लोग दोनों वहाँ पर जल के राख हो गए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उन लोग को हैरानी तब होता है जब ये फिंग वहाँ पर से अचानक से आके उन पर अटैक कर देता है, जहाँ पर उसने फिर इटर्नल फ्लेम का यूज़ किया था। तो तभी वहाँ पर उन लोग को पता चल जाता है कि ये फिंग ने इटर्नल फ्लेम को रिफाइन कर दिया है। तभी ये फिंग यहाँ पर उस शॉट को निकाल लेता है जो कि उसको बाइसन क्लैन से मिला था। और फिर तभी वो वहाँ पर एक बंदे पर अटैक करते हुए बोल रहा था कि आखिर में हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा कि क्या तुम्ही ने नानकोंग लिन पर अटैक किया था। फिर दूसरे बंदे को मारते हुए बोल रहा था कि क्या तुम्ही ने मेरे दोस्त को अपने शॉट के ट्रेनिंग के रूप में यूज़ किया था। और फिर तीसरे बंदे को मारते हुए बोल रहा था कि क्या तुम मुझे मारना चाहते थे। जहाँ पर वो बंदा डर गया था, लेकिन ये फिर कहाँ शांत रहता है, वो तो उसको मार देता है, जला देता है।
लेकिन तभी जब 3 बंदे वहाँ पर से डर के भागने लगते हैं तो ये फिर उन पर अपने फ्लेम से अटैक करता है और उन सबको वहाँ पर जला के राख कर देता है। तभी वहाँ पर हुआंग खुश हो गया था ये फिंग का यह पावर देखकर, लेकिन तभी जो ये फिंग था वो वहाँ पर इटर्नल फ्लेम से उन दोनों पर अटैक करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग दोनों को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर हुआंग के बॉडी से इटर्नल फ्लेम गायब हो गया था, उसका जो मार्क था वो भी गायब हो गया था और वो बोल रहा था कि मास्टर आपका धन्यवाद मेरे मेरिडियन को प्यूरीफाई करने का और जो इटर्नल फ्लेम को ट्रांसफ़र करने के लिए मेरा स्पिरिचुअल पावर में आपका धन्यवाद। जहाँ पर नानगोंग लिन का जो स्पिरिचुअल पावर था वो भी इंक्रीज हो गया था, उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था लेवल 3 के जेंसुआन रिदम पर, जहाँ पर वो येफिंग से पूछते कि आखिर में तुमने क्या किया। तो येफिंग बता रहा था कि देखो ऐसा माना जाता है कि जो इटर्नल फ्लेम है वो किसी भी चीज़ को जला के राख कर सकता है, लेकिन उसका दूसरा भी काम है कि वह जो किसी भी चीज़ को प्यूरीफाई भी कर सकता है, वो किसी का भी पावर डबल कर सकता है। तभी ये फिर लिन को बोलता है कि जैसा कि तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो। तो लिन पूछती है कि क्या ये काम सियाओ फैमिली से रिलेटेड है। तो ये फिर बोल रहा था कि हाँ देखो, अब जब यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे तरफ आ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि सियाओ रेसिडेंस में कुछ गड़बड़ी हो। तो लिन यहाँ पर बेशक वहाँ पर से चली जाती है बिना कुछ बोले। तो हुआंग उससे पूछता है कि आप क्या करने वाले हैं। तो ये फिर बोल रहा था कि आपको जितने भी बंदे मुझे मारने के लिए आने वाले हैं उन सबको मैं मौत का सबक सिखाने वाला हूँ। तो तभी वहाँ पर एक लड़की का सीन देखते हैं जहाँ पर बोल रही थी कि जो इटर्नल फ्लेम है उसको भी तुमने रिफाइन कर दिया, तुम तो वाकई में टैलेंटेड हो। इसीलिए मेरे ख्याल से जो साउथ एंड सू फैमिली का टॉप टैलेंट है, यानी कि मैं तुम्हें पर्सनली यहाँ पर अपने क्लाइंट के लिए रिक्रूट करने के लिए आई हुई हूँ। और फिर तभी हमें सियाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हम सियाओलिंग के रूम का बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सियाओलिंग वहाँ से चुप चुप के एक दीवार के नीचे से जा रही थी, जहाँ पर वो आवाज़ करती है, जहाँ पर कुछ सर्वेंट को शक होता है तो पूछते हैं कि कौन है। तो सियाओलिंग वहाँ पर एक कुत्ते का आवाज़ निकालती है। तो यह देख के उन लोग बात करने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है कि जो ओल्ड मास्टर है उन्होंने जो है सियाओलिंग को यहाँ पर से जाने से मना कर दिया है बाहर, जिसके कारण 3 दिन से यंग लेडी सियाओलिंग का मूड खराब हो रखा है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखी है। लेकिन अभी अचानक से उनको नींद आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पर अगर उनको डिस्टर्ब करते हैं तो हम लोग के लिए मुसीबत हो जाएगा। जहाँ पर तभी सियाओलिंग बोल रही थी कि मुझे अपने रूम से बाहर जाने के लिए कुत्ते का आवाज़ निकालना पड़ रहा है, क्या इतना ख़राब दिन कैसे आ गया। जहाँ पर वो उस जगह से बाहर निकलते हुए बोल रही थी कि ये फिल्म तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अकेले सफ़र करने नहीं दूंगी, मैं भी आ रही हूँ, तुम वेट करो मेरा। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर ये फिंग और हुआंग वहाँ पर खाना पका कर खा रहे थे, जहाँ पर ये फिंग बोल रहा था उस लड़की को कि तुम यहाँ पर हम लोग को 3 दिन से फॉलो कर रही हो, तो क्या तुम यहाँ पर साथ में बैठ कर खाना खाना चाहती हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगा है। तो तभी यह देख कर हम देखते हैं कोई लड़की अचानक से आके जो बड़ा वाला मीट का पीस था उसको लेकर बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर 6 घंटे से खाना खा रहे हो, तो क्या तुम लोग अभी भी खाना खाने वाले हो। और वो उन पर गुस्सा होते हुए बोल रही थी कि आखिर में तुम लोग यहाँ पर करना ही क्या चाहते हो। तो ये फिर बोल रहा था कि तुम मुझे यहाँ पर 3 दिन से फॉलो कर रही हो, तो क्या तुम मुझे देखते देखते बोर ना हो गई हो। तो ये बात सुनकर वो लड़की बोल रही थी कि आपको कैसे कोई बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल बंदे को देखते देखते बोर हो सकता है। तुम लेजेंडरी पाइडन स्टेज पर हो, जहाँ पर तुम अपने इस पावर का यूज़ करके किसी भी जेंसुआन रिदम के बंदे को आराम से हरा सकते हो, और तुम्हारे पास तो बहुत सारे ट्रेजर भी हैं। तो आपको उसमें उन सारे ट्रेजर के बारे में जानना चाहती हूँ और तुम्हारे सारे टेक्निक को देखना चाहती हूँ। तो तभी वो अचानक से टेलीपोर्ट हो जाती है ये फिंग के सामने। तो वो हैरान होती है, बोल रही थी कि क्या यही एक फॉर्मेशन है, ये तो वाकई में अमेजिंग है, तो क्या तुम्हारे पास कोई और भी चीज़ है। तो तभी ये फिंग उसको पीछे टेलीपोर्ट करते हुए बोल रहा था कि हुआंग तुम इस गेस्ट का अच्छा से ख्याल रखना। और तभी वो वहाँ पर से जाने लगता है, उसको जाने के लिए बोल रहा था। तो देख के वो लड़की बोलती है कि जब तक मेरा मन ना करे और मैं ना चाहूँ तब तक मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। और फिर वो वहाँ पर जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये फिंग ने हुआंग को उसके सामने टेलीपोर्ट कर दिया था, जहाँ पर वो लड़की वहाँ पर घबराते हुए उसके मुंह पर पंच कर देती है, जहाँ पर वो उस हुआंग को देखकर समझ जाती है कि यह जो है 12th रैंक का डीमन है। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोल रही थी कि मेरे जो ग्रैंडफादर का एक 9-fold डिवाइन क्रेन है, यानी कि पंची, उसका लेवल भी इसके जितना ही है। पर ये फिंग का बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगती है वो। तो बात सुनकर ये फिंग समझ जाता है कि इस लड़की का जो पीछे पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो इस वाइल्ड स्पिरिट को भी पहचान सकती है, क्योंकि ये वाइल्ड स्पिरिट वाकई में कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो तभी ये फिर बोल रहा था कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे कोई ज़रूरी काम करना है। और फिर वो वहाँ पर हुआंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसके सामने आ जाती है, बोल रही थी कि आखिर में तुम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम लोग को फॉलो करना चाहती हूँ, और अगर तुमने ऐसा करने नहीं दिया तो मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। और फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।